यह एक हाँ इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है इथेनॉल। बेटा इसको इथिल अल्कोहल बोलो या इथेनॉल बोलो, एक ही बात है। और इसका फॉर्मूला है C2H5OH। C2H5OH इसका फॉर्मूला है, ठीक। इसके बारे में यह एक रंगीन वाष्पशील तथा मधुर गंध वाला तरल पदार्थ होता है। मधुर गंध वाला तरल पदार्थ होता है। यह किसी भी अनुपात में जल में घुलनशील होता है। यह किसी भी अनुपात में जल में घुलनशील होता है। इथिल अल्कोहल के उपयोग, इथिल अल्कोहल के उपयोग। देखो पहली बात तो ये इथिल अल्कोहल की हम शराब है। इथिल अल्कोहल क्या होता है? शराब होता है, ठीक है। तो इससे एक तो शराब बनाई जाती है, दूसरा बियर बनाई जाती है, तीसरा विस्की या ब्रांडी बनाई जाती है। तो इनमें अल्कोहल की मात्रा कितनी कितनी है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के मादक पेय बनाते हैं। मादक पेय बनाते हैं। तो पहला शराब बनाने में, और शराब में इथिल अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? इसका प्रतिशत होता है 12%, ठीक है। शराब में इथिल अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? 12%। बियर में इथिल अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? ये होगा 4%। वाइन या विस्की में, वाइन या विस्की में इथिल अल्कोहल का जो प्रतिशत होगा वो होगा लगभग 40%, ठीक है। ये पहला उपयोग हो गया मादक पदार्थ बनाने में। दूसरा एक तो पावर अल्कोहल के रूप में, पावर अल्कोहल के रूप में। पावर अल्कोहल में क्या क्या होता है? बेटा पावर अल्कोहल में 4 पार्ट क्या होगा? पेट्रोल का होगा, ये 4 भाग पेट्रोल का होगा, और 1 भाग किसका होगा? एथेनॉल का होगा। और इसका उपयोग होगा ईंधन के रूप में, मोटर ईंधन के रूप में, मोटर ईंधन के रूप में उपयोग हो जाएगा। पावर अल्कोहल, पावर अल्कोहल बोलेंगे जब पावर अल्कोहल में 4 हिस्सा पेट्रोल का है और 1 हिस्सा हमने एथेनॉल मिला दिया, तो इसी मिश्रण को क्या बोलेंगे? पावर अल्कोहल। और इस पावर अल्कोहल का उपयोग होगा मोटर ईंधन के लिए, ठीक है। वाहनों में ईंधन के उपयोग 20% अभी हाल ही में घोषणा हुई थी ना, पेट्रोल के साथ 20% अल्कोहल, एथेनॉल। 100% आ गया, 100 में से रेशियो निकाल दो कितना हो जाएगा? 25% क्या हो जाएगा? पेट्रोल हो जाएगा। सॉरी 75% क्या होगा? पेट्रोल हो जाएगा। 4 की बात है तो 20%, 80% क्या हो जाएगा? पेट्रोल हो जाएगा। 20% है और 20% क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा?
यही रेशियो तो चल रहा है अभी। यही है ना 4:1। हाँ 4:1 करीब निकल आएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई 0 से 0 ठीक है, हाँ 1 20 से मल्टीप्लाई करो तो 20 × 80 19 से 19 ठीक है, रेशियो निकल के आएगा। अगर ये सिर्फ ये एक और इसको रेक्टिफाइड स्प्लिट बनाने देखो बेटा, एक पहले इतना लिखो, ये 2 पॉइंट लिखने के बाद फिर नोट करके 2 बातें लिखो, उसको नोट करके सर जैसे एथेनॉल होता है वो किस चीज़ से बनता है? एथेनॉल बनेगा फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन से बनेगा। और इसके अलावा बहुत सकता है इथिल क्लोराइड को अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया जाए तो इथेनॉल, ठीक है। बस अभी ये पता है किससे बन रहा है, नहीं वो नहीं, वो उतना नहीं है, हालांकि कुछ का मैंने लिखा है इतना नहीं कुछ। देखो बेटा, एक होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट स्प्लिट, इसी को बोलते हैं परिशुद्ध अल्कोहल। नोट पे एक नंबर लिखा चाहिए, नोट करके नंबर लिखो, परिशुद्ध अल्कोहल। ये क्या होता है बेटा? ये होता है 100% शुद्ध इथिल अल्कोहल। ये होता है 100% शुद्ध इथिल अल्कोहल, इसी को बोलते हैं परिशुद्ध अल्कोहल। अगर आपसे कभी पूछा जाए भौतिक के प्रश्न में कि इथिल अल्कोहल कितना होता है, 75%, 50%, 100%, तो 100 वाला ऑप्शन, ठीक है। तो 100% शुद्ध इथिल अल्कोहल क्या होगा? परिशुद्ध अल्कोहल, ठीक है बेटा। फिर आएगा रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड अल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसमें इथिल अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? 95 से 97%। 95 से 97% क्या होगा बेटा यहाँ पे? इथिल अल्कोहल या इथेनॉल। और शेष क्या होगा? 4.3% क्या होगा? शेष पानी या वाटर। ये कहलाएगा रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है। अगला एक टर्म आता है मिथाइलेटेड स्पिरिट, इधर लिखो। एक तरह का मिथाइलेटेड स्पिरिट, नंबर 3 का लिख दो, मिथाइलेटेड स्पिरिट। ये क्या होता है? जब इथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाना होता है तो उसमें मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं या कुछ अन्य चीजें मिला देते हैं, ठीक है। क्योंकि मिथाइल अल्कोहल क्या होता है? जहरीला होता है। और इथिल अल्कोहल क्या है? शराब, ठीक है। तो इसको पीने के अयोग्य बनाने के लिए इसमें मेथिल अल्कोहल डालते हैं, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? मिथाइलेटेड स्पिरिट। इसमें लिखो इथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए इथिल अल्कोहल पीने के अयोग्य बनाने के लिए इसमें 5 से 10% मिथाइल अल्कोहल या पाइरिडीन
मिथाइल अल्कोहल या पाइरिडिन या एसीटोन, तीनों में से कोई भी मिला, या एसीटोन नामक जहरीले पदार्थ मिला दिए जाते हैं। इसे ही मिथाइलेटेड स्पिरिट कहा जाता है। इसे ही मिथाइलेटेड स्पिरिट कहा जाता है। इसका उपयोग पेंट और वार्निश इत्यादि को, पेंट और वार्निश होती है ना, पेंट वगैरह पे करते हैं वार्निश, पेंट और वार्निश इत्यादि को घोलने के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। घोलने के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। हमने ये तो साथ उपयोग पढ़ा और ये देखा कि विभिन्न प्रतिशतता के आधार पर हम एल्कोहल क्या नाम है। अगर 100% शुद्ध है तो उसको परिशुद्ध एल्कोहल, अगर 95 से 97% इथेनॉल प्लस वाटर है तो उसको रेक्टिफाइड मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या है। उसके पीने के अयोग्य बनाने के लिए अगर हम उसमें मिथाइल अल्कोहल मिला दें, पायरिडिन मिला दें या एसीटोन मिला दें तो उसको क्या बोलेंगे, मिथाइलेटेड स्पिरिट बोलेंगे। और साथ ही साथ अगर पावर अल्कोहल बनाना है तो उसमें 4 पार्ट किसका होगा, पेट्रोल का, और 1 भाग किसका होगा, तो उसे पावर अल्कोहल बोलेंगे, जिसका उपयोग होगा टोटल ईंधन में। ठीक है, इतनी बात याद रखना। तो नोट करके लिखते हैं। बड़े पैमाने पर इथिल अल्कोहल का निर्माण, बड़े पैमाने पर इथिल अल्कोहल का निर्माण फर्मेंटेशन के द्वारा किया जाता है। बड़े पैमाने पर इथिल अल्कोहल का निर्माण फर्मेंटेशन के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में इन्वर्टेज नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में इन्वर्टेज नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में इन्वर्टेज नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला हमारा कार्बनिक यौगिक है ग्लाइकॉल। अगला कार्बनिक यौगिक है ग्लाइकॉल। यह एक रंगहीन मीठे स्वाद वाला
मतलब चिपचिपा तरल पदार्थ है। कितना मीडियस बाद वाला चीज से कोई करो उपयोग करो उपयोग। इसका उपयोग गाड़ियों के रेडिएटर में, इसका उपयोग गाड़ियों के रेडिएटर में प्रयुक्त किए जाने वाले जल में ग्लाइकॉल मिलाकर उसे बहुत कम तापमान पर भी जमने से रोकने के लिए किया जाता है। बहुत कम तापमान पर भी जमने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगर आपने कभी भी टूथब्रश के इंग्रेडिएंट पे ध्यान दिया हो तो उसमें नाम लिखा होता है PEG। कभी ध्यान दिया? PEG नाम दिया होता है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। तो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है? एंटी फ्रीजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है। अगर हम PEG को किसी भी तरह में मिला लें तो उसको जमने से रोकेगा, तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट का काम करता है। आज जाके अपने टूथपेस्ट पे देखो, उसको PEG नाम का एक इंग्रेडिएंट होता है, तो उसका काम क्या होता है कि वो किसी भी तरल को जमने से रोकने के लिए मिलाएगा। ठीक है, सब तय करना है, PEG लिखा होगा। ठीक है, तो उसका काम यही है। और साथ साथ गाड़ी के रेडिएटर में इस्तेमाल होगा, कई जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है। नंबर 2 उपयोग पॉलिस्टर नामक कृत्रिम रेशा बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दो इसके उपयोग पॉलिस्टर नामक कृत्रिम रेशा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला केमिकल है फ्रेयॉन। फ्रेयॉन को जानते हो क्या होता है? क्या होता है फ्रेयॉन? फ्रेयॉन का प्रोडक्ट फ्रेयॉन क्या होता है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। फ्रेयॉन को क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको CFC बोलो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या इसका पूरा नाम लिख दो CF2Cl2। एक ही बात है। ठीक है बेटा, शॉर्ट फॉर्म में CFC बोलते हैं, तो इसका पूरा केमिकल फॉर्मूला है CF2Cl2। कैसे?
कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो दो तरफ क्लोरीन जुड़ेगा और दो तरफ क्या जुड़ेगा? क्लोरीन। तो क्लोरोफ्लोरो यानी CF2CH2 डाइक्लोरोकार्बन। इसमें यह एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है। यह एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है। यह विषैली नहीं होती है। यह विषैली नहीं होती है किंतु ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। यह विषैली नहीं होती है किंतु ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। इसी कारणवश इसे प्रदूषणकारी माना जाता है। इसी कारणवश इसे प्रदूषणकारी माना जाता है। प्रदूषणकारी माना जाता है। उपयोग इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में, अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में तथा एक्सरे यंत्र में भी किया जाता है। एक्सरे यंत्र में भी किया जाता है। अगला कंपाउंड है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस यानी सरसों गैस। अगला हमारा आखिरी कंपाउंड है मस्टर्ड गैस। इसका केमिकल नेम डाइक्लोराइड। बेटा इसका ये वाला नाम याद रखना है, केमिकल नेम डाइक्लोराइड इथाइल सल्फाइड। डाइक्लोराइड इथाइल सल्फाइड। ठीक है, डाइक्लोराइड इथाइल सल्फाइड। देखो इसका नाम जरूर गैस है पर एक एक्चुअल में गैस नहीं है। ये एक तरल पदार्थ। ठीक, पहली बात तो ये एक गैस नहीं होता, एक तरल पदार्थ। इसके बाद में ये सरसों के गंध वाला, हाँ ये सरसों के समान गंध वाला एक तरल पदार्थ होता है। ये सरसों के समान गंध वाला एक तरल पदार्थ होता है जो कि जल में अघुलनशील, जो कि जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। जो कि जल में अघुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय, इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय जहरीली गैस के रूप में किया गया। इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय जहरीली गैस के रूप में किया गया। अगला हमारा कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड
HCl, ठीक है, HCl। इसको मतलब फॉर्मेलिटी करेंगे HCl, इसके बाद करेंगे यह एक रंगीन कॉमा तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। यह एक गंधहीन कॉमा तीक्ष्ण गंध, यह एक रंगहीन कॉमा तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है जो कि जल में घुलनशील होती है, जो कि जल में घुलनशील होती है। उपयोग इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। बेटा यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय घोल या जलीय विलयन को क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को बोलेंगे फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन, ठीक है। और इसका उपयोग होता है जीव विज्ञान प्रयोगशाला में जीवों को संरक्षित करने में। देखा होगा ना, जो स्पेसिमेन होते हैं जिसमें डूबे होते हैं तो फॉर्मेलिन का होता है। हम मरे हुए होते हैं लेकिन उनको संरक्षित किया गया है। तो अगला पॉइंट बता के इसको प्रयोग करें। फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को, फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहा जाता है। फॉर्मेलिन कहा जाता है। तो इसका उपयोग प्रयोगशाला में मृत जीवों तथा पौधों के परिरक्षण के लिए किया जाता है। मृत जीवों तथा पौधों के परिरक्षण के लिए किया जाता है। इसका एक अगला उपयोग और वो इंपॉर्टेंट भी है। इससे यूरोट्रोपिन नामक एंटीसेप्टिक दवाई बनाई जाती है। इससे यूरोट्रोपिन नामक एंटीसेप्टिक दवाई बनाई जाती है जिसका उपयोग पेशाब के रास्ते के संक्रमण के इलाज में किया जाता है। पेशाब के रास्ते के संक्रमण के इलाज में किया जाता है। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। ये उपयोग एक बार फिर से रिपीट करना। इससे क्या होता है कि यूरोट्रोपिन नामक एक दवा बनाई जाती है जो कि एंटीसेप्टिक का काम है। इसका उपयोग किसमें करेंगे? पेशाब के रास्ते के संक्रमण के इलाज में किया जाता है। ठीक है, कुछ बेसिक बातें हैं, नोट करके लिख देते हैं। पॉइंट आना नोट करके लिख देते हैं। ठीक है, मतलब मेन टॉपिक से थोड़ा सा ये हट के एडिशनल है क्योंकि पूछा जाता है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? ये होगा इसका सूत्र फॉर्मिक अम्ल का HCOOH। ठीक, ये HCl जो फॉर्मेल्डिहाइड है और फॉर्मिक अम्ल क्या है हमारा? HCOOH। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों से प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग
गठिया के उपचार में किया जाता है, जिसका उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में तथा गठिया मतलब क्या बोलते हैं गठिया को इंग्लिश में? आर्थराइटिस, जिसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है, गठिया के उपचार में किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट को नोट करते हैं। एसिटिक अम्ल के एसिटिक अम्ल के 10% विलयन को एसिटिक अम्ल के 10% विलयन को सिरका कहते हैं, विनेगर। ठीक है, एसिटिक अम्ल के 10% विलयन को सिरका कहते हैं। हाँ वही पीने वाला या चारा है बदल दी हो सिरका। अगला पॉइंट, शुद्ध निर्जलीय मतलब जिसमें जल की मात्रा हो, शुद्ध निर्जलीय एसिटिक अम्ल ग्लेशियल एसिटिक एसिड का ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, सभी नाम याद रखना। हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसका एक नाम ये हो गया। एक दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसी का? हेक्साक्लोरोबेंजीन, इसका एक नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन, और इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BHC। तो इसी को शॉर्ट में बोलते हैं BHC, उल्टा बोल सकते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है ना, हेक्साक्लोरोबेंजीन या BHC एक ही बात है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, एक नाम और इसका एक नाम और 666 भी बोला जाता है। इसका एक नाम और इसे गैलेक्सी भी बोला जाता है, सुना होगा। एक नाम का गैलेक्सी भी। ठीक है, इस कहाँ देखा है? देखा नहीं देखा क्यों? फॉगिंग मशीन आती है बच्चे लगाने वाली, उसमें जो धुआं निकलता है वो किसका होता है? ये हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, उसी को BHC बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड या गैलेक्सी या ट्रिपल, ये वही होता है। जो फॉगिंग मशीन आती है ना बच्चे लगाने वाली, देखा होगा कहीं कहीं आती है, तो वो यही होता है, वो यही है। ठीक है, याद रखना बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके बाद इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग पायरीन नाम से अग्निशामक के रूप में किया जाता है। इसी को बेटा पायरीन बोलते हैं। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग
पायरीन नाम से अग्निशामक के रूप में किया जाता है, अग्निशामक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से फॉस्जीन नामक विषैला पदार्थ उत्पन्न होता है। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से फॉस्जीन नामक विषैला पदार्थ होता है। ठीक है बेटा, ये कितना जहरीला होता है, अगर कोई इसको सूंघ ले तो जल्दी की जल्दी तक हो जाता है। ठीक, कितना जहरीला है। अगला पॉइंट, एल्डिहाइड के बहुलीकरण द्वारा, बहुलीकरण को कहते हैं पॉलीमराइजेशन, एल्डिहाइड के बहुलीकरण द्वारा पैरा एल्डिहाइड बनाया जाता है। पैरा PARA, या हिंदी में लिखना इस तरीके से पैरा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बहुलीकरण द्वारा पैरा एल्डिहाइड बनाया जाता है, जिसका उपयोग नींद लाने की गोली के रूप में किया जाता है। नींद की गोली क्या होती है? पैरा एल्डिहाइड। ठीक है, नींद की गोलियां जो होती है पैरा एल्डिहाइड, जिसका उपयोग नींद लाने की गोली के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट, यूरिया को कार्बामाइड ही कहते हैं, जिसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, नाइट्रोबेंजीन को ऑयल ऑफ मिर्वेन, नाइट्रोबेंजीन को ऑयल ऑफ मिर्वेन भी बोला जाता है या कहा जाता है, ऑयल ऑफ मिर्वेन भी कहा जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के रंगों के उत्पादन में किया जाता है, कलर बनाया जाता है, देखो कुछ विस्फोटक पदार्थ एक्सप्लोसिव हैं, जिनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि उनका बेसिक कम्युनिकेशन क्या होता है। तो एक नाम लेता है एमेटॉन, नोट करके एमेटॉन, अगर हिंदी में तो इसको हिंदी में भी एमेटॉनिक, ठीक है, ये क्यों है हमारा। दूसरा हो गया गन पाउडर,
ठीक है, अभी इनके बारे में लिखना है, थोड़ा सा ये लाइन छोड़ के लिखना है। और अगला विस्फोटक कौन सा है? ब्लास्टिक जिलेटिन। अगले विस्फोटक का नाम ब्लास्टिक जिलेटिन। ये सारे के सारे विस्फोटक हैं। अगला डायनामाइट। अगला डायनामाइट। ये सभी के सभी क्या है? ये सभी विस्फोटक हैं, ठीक है, ये सभी विस्फोटक पदार्थ। एरोटॉल किससे मिलने वाले हैं? एरोटॉल बनेगा अमोनियम नाइट्रेट और TNT ट्राई नाइट्रोक्लोराइड से मिलकर बनता है एरोटॉल। तो इसका कंपोजिशन लिखो अमोनियम नाइट्रेट प्लस TNT, और TNT का पूरा नाम लिखो क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रोक्लोराइड। ट्राई नाइट्रोक्लोराइड। इसी को TNT बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। गन पाउडर का पूरा नाम क्या? गन पाउडर का कंपोजिशन क्या हो जाएगा? नाइट्रोग्लिसरीन प्लस वेस्लीन और नाइट्रोसेलुलोज नाइट्रेट प्लस सेलुलोज नाइट्रेट। ये मिलके क्या बना देंगे? गन पाउडर, ठीक है। तो गन पाउडर में तीन कंपोजिशन, नाइट्रोग्लिसरीन, वेस्लीन और सेलुलोज नाइट्रेट, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? गन पाउडर, ठीक है। ब्लास्टिक जिलेटिन में नाइट्रोग्लिसरीन और सेलुलोज नाइट्रेट यहाँ दिया है बेटा। सेलुलोज नाइट्रेट को नाइट्रोसेलुलोज को एक ही बात, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। सेलुलोज नाइट्रेट लिखो या नाइट्रोसेलुलोज लिखो, एक ही बात, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं सेलुलोज नाइट्रेट, ठीक है। अगला होता है डायनामाइट। ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन और डाई नाइट्रोग्लिसरीन का मिक्सचर होता है। इसमें लिखिए ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखते हैं TNG। TNG बोलेंगे बेटा इसको, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, और डाई नाइट्रो ग्लिसरीन, इसको बोलेंगे DNG, ठीक है। तो डायनामाइट किसका मिक्सचर हो जाएगा? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन प्लस डाई नाइट्रोग्लिसरीन मिलकर क्या बना देंगे? डायनामाइट। और ये चारों के चारों ही विस्फोटक है, इनको लिख दो।
प्रयोग करते हैं। तो एमेटॉल का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि कितनी मात्रा में और कौन सी बिल्डिंग किस हद तक गिरानी उसमें एमेटॉल ज़्यादा हो जाएगी, डायनामाइट ज़्यादा हो जाएगी, क्यों गिराओगे? सवाल ही उड़ाना है, उड़ाना है, बता दें एमेटॉल का प्रयोग जनरली बिल्डिंग को गिराने में किया, इलीगल बिल्डिंग को गिराने में। इसको लिखने के बाद अगला नोट कर लेते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP बोलते हैं शॉर्ट में, ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP डैश करते हैं। इससे डिग्री कंप्लीटली कहाँ है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये डिग्री कहाँ है? TNP ये ट्राइनाइट्रोफिनॉल हो गई। इसी को बोलते हैं डिग्री कहाँ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो खत्म हो गई। ठीक, अगला चैप्टर लिख लो, बहुलक। अगले चैप्टर का नाम है बहुलक इन पॉलीमर्स। बहुलक, हाँ, इसको बोलते हैं पॉलीमर्स। क्या होते हैं बहुलक? पॉलीथीन देखा है, पॉलीथीन एक बहुलक है, लेकिन इसका बहुलक है इथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन इसका बहुलक है इथिलीन, यानी कि एक ही यौगिक के विभिन्न अणु, एक ही यौगिक के अणु या विभिन्न यौगिकों के विभिन्न अणु मिलकर एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जिसमें कि सभी के सभी अणु इस्तेमाल होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? बहुलक। ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा अणु मिलकर एक बड़ा पदार्थ बना देंगे तो उसको बहुलक बोलते हैं सामने। ठीक है, इस बात को पहले किसी यौगिक के अनेक अणु मिलकर जब एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो उस बड़े अणु को बहुलक कहा जाता है। कौन? तथा इसके निर्मित होने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है। उदाहरण सेलुलोज। बेटा ये किसका बहुलक होगा? या एक और लिखो, सेलुलोज की जगह यहाँ पे लिखो पॉलीथीन। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दो बहुलक लिखो, तो सेलुलोज के आगे लिखो ये ग्लूकोज का बहुलक है, यह ग्लूकोज का बहुलक है। और पॉलीथीन वाले में लिखते हैं ना, यह इथिलीन का बहुलक है। इथिलीन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यह इथिलीन का बहुलक है। होमोपॉलीमर। ठीक है,
के विभिन्न अणु मिलकर क्या बनेंगे, एक ही यौगिक के कई सारे अणु मिलकर क्या बनाते हैं, एक बहुलक बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। ठीक है, उसमें एक ही यौगिक के अणु है। ठीक है ना, इसको लिख लो, एक ही यौगिक के अणुओं से एक ही यौगिक के अणुओं से मिलकर बने बहुलक को होमोपॉलीमर कहा जाता है। होमोपॉलीमर कहा जाता है, मिलकर बने बहुलक को होमोपॉलीमर कहा जाता है। जैसे पॉलीथीन, सेलुलोज, स्टार्च इत्यादि। पॉलीथीन, सेलुलोज, स्टार्च इत्यादि। मतलब कोपॉलीमर, हेडिंग डालो कोपॉलीमर। विभिन्न यौगिक के अणुओं से मिलकर बने पॉलीमर को विभिन्न यौगिक के अणुओं से मिलकर बने पॉलीमर मतलब बहुलक। ठीक है, पॉलीमर को कोपॉलीमर कहा जाता है। कोपॉलीमर कहा जाता है। कोपॉलीमर कहा जाता है। जैसे नायलॉन, प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक, तो प्राकृतिक बहुलक कौन से होंगे, उसमें लिखना है ऐसे बहुलक जो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति मतलब बीज है। ऐसे बहुलक जो प्रकृति में पाए जाते हैं प्राकृतिक बहुलक है। ऐसे बहुलक जो प्रकृति में पाए जाते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण एक तरफ सेलुलोज, मतलब उदाहरण सेलुलोज लिख देकर, नंबर 2 पे स्टार्च लिख दो, नंबर 3 से प्रोटीन लिख दो, और नंबर 4 पे प्राकृतिक रबर लिख दो। प्राकृतिक रबर, ये किसके किसके बहुलक है आपको बताऊं। सेलुलोज को स्टार्च में दिखाई, सेलुलोज किसका बहुलक है, तो ग्लूकोज का बहुलक है। तो सेलुलोज क्या करें, तो ग्लूकोज का बहुलक है। ग्लूकोज का बहुलक। स्टार्च क्या करें, तो ग्लूकोज का बहुलक, ये भी ग्लूकोज का बहुलक है। ग्लूकोज का बहुलक। प्रोटीन के आगे तो अमीनो अम्ल का बहुलक, अमीनो अम्ल का बहुलक। प्राकृतिक रबर क्या है, आगे आइसोप्रीन का बहुलक। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का बहुलक। आइसोप्रीन को ही प्राकृतिक रबर कहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक हो जाएगा, आइसोप्रीन। ठीक है, कृत्रिम बहुलक। कृत्रिम बहुलक, इसमें कृत्रिम विधियों द्वारा निर्मित, कृत्रिम विधियों द्वारा निर्मित बहुलक को कृत्रिम विधियों द्वारा निर्मित बहुलक को कृत्रिम बहुलक कहा जाता है। ठीक है,
कृत्रिम रबर, तो इसमें जो कृत्रिम रबर के नाम है उनमें लिखो न्यूट्रीन। न्यूट्रीन एक कृत्रिम रबर है। एक रबर का नाम है गुना एंड रबर, गुना एंड रबर। एक रबर का नाम है गुना एस रबर, और एक रबर है थियोपोल रबर। ठीक है बेटा, ये सारी के सारी क्या है, कृत्रिम रबर है। सारी की सारी क्या है, कृत्रिम रबर है। लेकिन बहुलक इसके जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के नाम लिख देंगे, सबके इसमें जरूरी नहीं लिखना। तो एक दो के नाम लिख दो, किसके किसके बहुलक है। देखो बेटा, जो न्यूक्लियन है ये क्लोरोफिल का बहुलक है, ये क्लोरोफिल का बहुलक है। ठीक है, गुना एन रबर ये ब्यूटाडाइन का बहुलक है, ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन का बहुलक है। और जो गुना एस रबर है ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन का बहुलक है, स्टाइरीन का बहुलक है। ठीक है, थियोपोल रबर के बारे में तो सोडियम पॉलीसल्फाइड, सोडियम पॉलीसल्फाइड, ये इसका बहुलक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कृत्रिम रबर के बारे में। अच्छा, एक नोट करके और लेते हैं, थियोपोल रबर का उपयोग, थियोपोल रबर का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। थियोपोल रबर का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। थियोपोल रबर का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया कृत्रिम रबर। अब लिखो कृत्रिम रेसे। नंबर बी हेडिंग कैसे करोगे, इधर लिखो कृत्रिम रेसे। रेसो का पहला नाम लिखो रेयॉन, ऑर्गन, ऑर्गन। तीसरा नाम डीनेस, चौथा नाम लिखो नायलॉन, और पांचवा नाम लिखो कैरिनिन। ये सारी की सारी क्या है, कृत्रिम रेसे। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि कृत्रिम रबर को आपस में मिला दिया और रेसे से उदाहरण ले लिया और पूछ लेगा कि कृत्रिम रेसा कौन सा है। तो 3 रबर दिए होंगे और एक रेसा दिया होगा, तो उसमें से रेसा आपको पहचानना होगा। ठीक है, या 3 रेसे दिए होंगे और एक रबर दिया होगा, तो पूछ लेगा इसमें से रबर पहचानिए कौन सा। तो ना पता होगा तो आराम से छाट लो। तो जिसके इंपॉर्टेंट है वही रेयॉन का लिखो। यह है रेसेदार सेलुलर होता है। रेयॉन के बारे में लिखते हैं, यह है रेसेदार सेलुलर होता है। यह रेसेदार सेलुलर होता है।
फिनाइल साइनाइड, यह फिनाइल साइनाइड का बहुलक होता है। यह फिनाइल साइनाइड का बहुलक होता है। सीधे सीधे नाम के बारे में, यह एडिटिक अम्ल, ये नाम का पूछा गया है। यह एडिटिक अम्ल प्लस हेक्सामिथिलीन डायज़ोनियम प्लस हेक्सामिथिलीन डाइअमीन का बहुलक होता है। नाइलॉन के यह एडिटिक अम्ल तथा हेक्सामिथिलीन डाइअमीन का बहुलक होता है। ठीक है। इस तरह के बाद फिर नंबर सीआईडी में भी कृत्रिम क्लास के हमने कृत्रिम डेटा देख लिया, कृत्रिम द्रव देख लिया और कृत्रिम क्लास देख लिया। कृत्रिम क्लास के नंबर सी, इसमें कुछ नाम है उन्हें लिखना है। पॉलिथीन हो गया, टेफ्लॉन, पॉलिथीन, टेफ्लॉन, बैक्टीरिया। तो पहला पॉलिथीन, टेफ्लॉन, बैक्टीरिया, एक और जो बीटल, बीटल 500 वाला नहीं है, बीटल 500। ठीक है। तो ये क्या है बीटल। तो सबसे पहले पॉलिथीन के बारे में, यह इथिलीन का योगशील बहुलक है। यह इथिलीन का योगशील बहुलक है। यह इथिलीन का योगशील बहुलक है। टेफ्लॉन के बारे में, पॉलीथीन वाला पॉलीथीन, हाँ, ये इथिलीन का योगशील बहुलक है। टेफ्लॉन के बारे में, यह टेट्राफ्लोरो इथिलीन का योगशील बहुलक है। यह टेट्राफ्लोरो इथिलीन, यह टेट्राफ्लोरो इथिलीन का योगशील बहुलक है। ये फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनॉल, बैकलाइट वाले में करता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनॉल, यह फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनॉल
का बहुलक होता है। बीटाडिल यह यूरिया, बीटाडिल यह यूरिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। यह यूरिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। ठीक है, तो ये तो हो गए कृत्रिम प्लास्टिक के बारे में। हमने कृत्रिम रेशा पढ़ लिया, कृत्रिम लवर पढ़ लिया, कृत्रिम प्लास्टिक पढ़ लिया। अगले से कपड़े बनते हैं, बहुत सारी कपड़े बनाने में इस्तेमाल। और जैसे हम ये जो कृत्रिम प्लास्टिक है, जो बिजली के स्विच वगैरह होते हैं या इस तरीके के बोर्ड वगैरह, इनका उपयोग होता है। कृत्रिम प्लास्टिक में इनका उपयोग होता है, लाइट वगैरह इस तरीके से। अगला थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता क्या है, अगर हमने किसी प्लास्टिक को गर्म करा, ठीक है, गर्म करा, उससे जो चीज़ हमें बनानी है हमें बनानी, लेकिन उसको बनाने के बाद हम उससे फिर उसके दोबारा जो उसका मूल आकार था उसमें हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक इसके बारे में ऐसा प्लास्टिक जिसे पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है, जिसे पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है, और उसे इच्छित आकार, मतलब इच्छित का मतलब इच्छा के अनुरूप, और उसे इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है, और उसे इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है। लेकिन पुनः गर्म करके इसे मुलायम नहीं बनाया जा सकता। उसे थर्मोसेटिक प्लास्टिक कहा जाता है। तो इसका उदाहरण एक तो बैकेलाइट हो गया, उदाहरण में बैकेलाइट, एक लिख लो ग्लिप्टर। ग्लिप्टर भी एक कृत्रिम प्लास्टिक है, ग्लिप्टर, और एक बीटर। तो ये हो गया हमारे थर्मोसेटिक प्लास्टिक। अगला थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोसेटिक है, अगला थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इन्हें कितनी भी बार गर्म करो और कितनी भी बार अपने मन चाहे आकार में डालो, तो ये क्या कहलाएंगे, थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जिन्हें बार बार गर्म करने पर मनचाहा आकार दिया जा सके, ऐसे प्लास्टिक जिन्हें बार बार गर्म करने पर मनचाहा आकार दिया जा सके, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण पॉलीथीन, तथा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ पे है? टेफ्लॉन का उपयोग कहाँ होता है? टेफ्लॉन देखा है सबने, टेफ्लॉन की नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ आती बताते हैं, उनमें टेफ्लॉन की बात करें। नॉन स्टिक पैन जो बर्तन आते हैं
उस समय क्या होता है टेफ्लॉन की परत, सोलर पैनल में टेफ्लॉन की परत का इस्तेमाल होता है। ठीक, ये ध्यान। अगला एकदम रबर का गंधकीकरण, रबर का गंधकीकरण, रबर का गंधकीकरण, इसके बारे में लिक्विड को छोड़ेगा, रबर को सल्फर के साथ, रबर को सल्फर के साथ, रबर को सल्फर के साथ 150 डिग्री तापमान पर, 150 डिग्री तापमान पर कुछ घंटों तक गर्म करने की प्रक्रिया को रबर का गंधकीकरण कहा जाता है, रबर का गंधकीकरण कहा जाता है। तो इसको ऐसा करने से इसे वांछित आकार में डाला जा सकता है, ऐसा करने से इसे वांछित आकार में डाला जा सकता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक पूरा हो रहा है। ठीक है, अब कल से मैं नहीं आऊँगा, जिसको बुलाना ये भी क्या होगा सर? बाकी वो डिसाइड करेंगे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कल से। क्यों सर? कैसे? अब जो भी पता चल जाएगा। बच्चे नहीं आते इसलिए नहीं आते। हाँ, मेरा मैंने ये सोचा था कि केमिस्ट्री फिनिश कराऊंगा तो उसको बच्चे नहीं आते इसलिए नहीं आएंगे। अच्छा 2 बजे एक तो कोऑर्डिनेट होते हैं, इसको कर पॉज कर